टेलीफोन का आदान प्रदान छत्रपों के बीच शुरू हो गया। बिहार चुनाव एक बार पूरा तो हो जाए, ना एनडीए बचेगा ना महागठबंधन बचेगा कि नया समीकरण होगा क्या। और यह एक ऐसी राजनीति होगी जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीते 3-4 वर्षों में राहुल गांधी लगातार घूमते हुए जिस दृष्टि से भारत को गढ़ना चाह रहे हैं लड़ाई, उसके बीच भी आने वाले वक्त में कैसी होगी उसका अंदाजा और अंदेशा दोनों बिहार चुनाव के परिणामों के बाद नए समीकरण के साथ निकलेगा जरूर। तो राजनीतिक मशक्कत या राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन तो इस देश में बिहार चुनाव के बाद कमोवेश हर राज्य की राजनीति पर पड़ने वाला है। और यह कोई आसान बात नहीं है कि जिस रास्ते विपक्ष निकला, बिहार चुनाव आते आते वो लड़खड़ाते हुए क्यों दिखाई दे रहा है, और जिस रास्ते मौजूदा वक्त में मोदी शाह की राजनीति निकली, वह बिहार चुनाव आते आते नए रास्तों की तलाश कर भी रही है और अतीत की परिस्थितियों को ही मौजूदा वक्त में दिखलाकर डरा भी रही है। पहले तो यह समझ लीजिए, बिहार में पहले चरण के नामांकन की उम्र पूरी हो गई, दूसरे चरण की उम्र पूरी सोमवार को होगी। अब लौटिए पहले चरण में, हम नाम पढ़ते जाते हैं और फिर आप समझते जाइएगा। कहलगांव, वारसलीगंज, लालगंज, वैशाली, यहां पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार सीधे टकरा रहे हैं। लेकिन असल खेल तो दूसरे चरण में जब सोमवार को नामांकन दाखिल होगा, उस वक्त जरा सोचिए कि क्या सोच समझकर राहुल गांधी जिस राजनीति को साध रहे थे, और साधते साधते तय हुआ इस बार बिहार में कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो दलित होगा। इसीलिए राजेश राम का नाम सामने आया। जाहिर है गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष के काउंटर में एक नाम सुरेश पासवान का निकलकर सामने आया। इसके बाद आपके जहन में एक सवाल होगा, महागठबंधन बचा कहां? और महागठबंधन जब बचा ही नहीं, तो ऐसे में पहले राउंड में जो 121 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें आरजेडी ने 72 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा, कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों को उतारा, लेफ्ट ने 21 उम्मीदवारों को उतारा, वीआईपी यानी मुकेश सहनी ने 6 उम्मीदवारों को उतारा। सब जोड़िएगा तो 121 के पार 125 उम्मीदवार मैदान में महागठबंधन की तरफ से नजर आएंगे। फिर आपका सवाल होगा, महागठबंधन बचा कहां? छत्रप के तौर पर, बहुत साफ तौर पर तेजस्वी यादव इस हकीकत को जानते हैं, इस देश में मंडल कमंडल की राजनीति से पहले कांग्रेस का वर्चस्व दलितों के वोट पर था, पिछड़ों के वोट पर था। बीजेपी अपने तौर पर व्यापारी बनिया या कहें इस देश के अपर कास्ट के भीतर, और शायद एक लिहाज से हिंदुत्व का राग जो उसने अपना रखा था, और संघ हर चुनाव में जो हिंदुत्व की बिसात बिछाता था वही उसका वोट बैंक था। इन दो धाराओं के बीच में लेफ्ट मजदूरों की राजनीति करते हुए खड़ा हुआ था। एक झटके में कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी ने मंडल की राजनीति और वामपंथी राजनीति दोनों को एक झटके में समेटा और उस सिस्टम के सामने आकर खड़े हो गए जिस सिस्टम में गवर्नेंस का मतलब कॉरपोरेट था। जमकर पैसा, जमकर संपत्ति, जमकर कॉरपोरेट की पूंजी, जमकर लूट, सब कुछ तो रहा इन सबके बीच। ऐसे में तेजस्वी यादव की राजनीति कहां टिकती है, नीतीश कुमार की राजनीति कहां टिकती है? अब जरा कल्पना कीजिए कि जो मुकेश सहनी एक वक्त या कहें पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ चार्टेड में बैठकर मछली खाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ने टेलीफोन किया मुकेश सहनी को। इसके बाद परिस्थितियां और तेजी से बढ़ती चली गई और तब टेलीफोन का आदान प्रदान छत्रपों के बीच शुरू हो गया। यानी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी यानी लालू यादव द्वारा बनाई गई वो पार्टी जिसकी कमान इस वक्त तेजस्वी यादव के पास है। हमने जिक्र किया था दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री होगा। जब प्रशांत किशोर ने यह मुनादी कर डाली, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन मैं ही सरकार में रहूंगा, मैं ही सरकार बनाऊंगा या मेरे अनुकूल ही सरकार बनेगी, इन परिस्थितियों ने कई बातों को चौंकाया भी। और इन सब के साथ एक नया सवाल कांग्रेस के सामने और राहुल गांधी के सामने यह भी था, अगर एक राजनीतिक बिसात बिहार की राजनीति में छत्रपों की है, तो इस देश के भीतर की राजनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस को किसी दूसरे को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही साधना होगा। और खुद अमित शाह भी जानते हैं कि बिना मोदी का नाम लिए वह किसी योजना का जिक्र कर नहीं सकते हैं, और नीतीश कुमार के नाम के साथ मोदी का जिक्र तो हर बीजेपी के नेता, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता सबको करना है।
यानी वो प्रधानमंत्री है, लेकिन बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी है। चुनावी जीत अगर होगी तो ठप्पा नरेंद्र मोदी पर लगना चाहिए, किसी दूसरे चेहरे या गठबंधन के आश्रय नहीं। तेजस्वी बहुत तेजी के साथ रास्ता बनाते हुए इस निर्णय तक पहुंचे, जिस निर्णय में यह था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ ही अगर वो उम्मीदवार खड़ा कर दे तो खुद ही डगमगा जाएगा वो महागठबंधन का नारा, जिसके तहत यह माना जाता है इस देश के भीतर और बिहार के भीतर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक बिसात ने इस देश को दो हिस्सों में खड़ा कर दिया है या बांट दिया है। एक तरफ जो मोदी के साथ है, दूसरा वो जो मोदी का विरोध कर रहा है। इसीलिए विरोध करने वालों की फहरिस्त में अलग अलग धाराएं, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं और है भी, लेकिन हर के निशाने पर नरेंद्र मोदी होंगे। यानी वोट जब बटेंगे तो बहुत साफ तौर पर लकीर नजर आनी चाहिए, कौन इस पार है कौन उस पार है। राहुल गांधी इस लकीर को मिटा तो नहीं पाए, लेकिन इस लकीर के समानांतर एक दूसरी लकीर खींचने की कोशिश इस आधार पर उन्होंने कर ही डाली कि इस देश के भीतर जब भारत जोड़ो शुरू हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक की परिस्थितियों में इस देश ने यह माना है, जाना है, समझा है, बटी हुई राजनीति नहीं चलेगी। और शायद यही वो वजह है जिसके बाद जो बिहार में कांग्रेस के लोग नियुक्त थे, जिनको था कि आपको गठबंधन निभाना है, लेकिन कांग्रेस की तिलांजलि देकर नहीं निभाना है, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को भी बचाना है और उसके संघर्ष और उसकी विचारधारा और खुद उसके अपने नेता राहुल गांधी की साख को भी बचाना भी है। और आने वाले वक्त में जिस राजनीति को कांग्रेस पूरे देश में लेकर चलेगी, उसके साथ विपक्ष के तौर पर कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी को आना ही पड़ेगा। और एकमात्र चेहरा राहुल गांधी का है, कोई दूसरा चेहरा है भी नहीं। तो राजनीतिक तौर पर बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंडिया की पूरी थ्योरी और फिलॉसफी है, जिसमें राष्ट्रवाद और जिसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि को वो ढो रहे हैं, अटैक उस पर करना ही होगा। और ये काम राहुल गांधी करते हैं, राहुल गांधी करेंगे। इसीलिए वो हरियाणा गए, इसीलिए वह रायबरेली गए, इसीलिए वो असम भी गए। इसीलिए इस दौर में वह उस पॉइंट को छू रहे हैं जिस पॉइंट के आश्रय जब सीधे टकराने की परिस्थिति आए तो निशाना वहां साधा जा सके कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, आपके लिए गद्दी फर्स्ट है। यह टकराव आपको दिखने वाला है। और इस 4 सवालों के बाद 5वां बड़ा सवाल बिहार के चुनाव परिणामों से जुड़े वोटरों की वह भूमिका है, जिस भूमिका को तय करने के लिए क्या इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी रिजल्ट तय कर चुकी है, या फिर वाकई उसने साफगोई के साथ पहली बार बिहार में वोटरों की ऐसी पारदर्शिता ला दी है जिसमें गलत वोट पड़ेंगे ही नहीं। इन दो परिस्थितियों के बीच फैसला तो होना है और फैसला तो होगा। और उसका असल खेल आपको प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी के मिलने वाले वोट जीत हार, इससे तय हो जाएगा। और यह सब कुछ धीरे धीरे और खुलेंगी चीजें, जो समझ में आएगा इस पूरे चुनाव में कहीं इलेक्शन कमीशन कोई प्लेयर तो नहीं है। इस चुनाव में कहीं दिल्ली की राजनीतिक सत्ता ने सब कुछ दांव पर तो नहीं लगा दिया है। इस चुनाव में कहीं राष्ट्रीय पार्टी और छत्रपों के बीच जिस युद्ध की घोषणा हो चुकी है, उसका परिणाम होगा क्या? इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।